हाय एवरीवन। सो इन टुडेज वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ बिजनेस लॉ, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम होगा कि वे लॉ पढ़ रहे हैं। इन दैट सिनेरियो हम लॉ में आने वाले हर एक टेक्निकल वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या उसकी मीनिंग है, क्या वहां से समझ में आता है, किस तरह से उसे इंटरप्रेट किया जाएगा, उसे समझा जाएगा। आपके स्टडी मटेरियल में यह पूरा चैप्टर 120 पेजेस में कवर हुआ है, जिसको हम आज ऑलमोस्ट 35 टू 37 पेजेस में कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्विक पॉइंटर्स एंड विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। हम इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास एग्जामिनेशन में और जो केस स्टडीज आती हैं उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। बट उन केस स्टडीज पर डायरेक्टली जंप नहीं किया जा सकता, हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो चलिए हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो जो पहला टॉपिक है वह है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो देखिए, अगर हमारे पास दो पर्सन है, एक है हमारे पास मिस्टर ए और दूसरे हमारे पास है मिस्टर बी। इनके बीच में एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? सेल हिज कार टू बी ऑन पेमेंट ऑफ अ प्राइस। ए अपनी कार को बी को सेल कर देता है फॉर अ सर्टेन प्राइस, में भी मान लीजिए ₹5 lakhs। ओके, इन दैट केस ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव द कार टू बी। ए की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह कार को मिस्टर बी को दे। एंड बी के पास राइट है टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट, की अपनी कार को प्राप्त कर सके ऑन पेमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड मनी विच इज 5 लाख रुपीज। इन दिस सिनेरियो हमारे पास दो और राइट्स और ऑब्लिगेशंस आती हैं। ए के पास हैज अ राइट टू रिसीव द पेमेंट। जब ये अपनी कार बी को दे रहे हैं तो इनके पास एक राइट भी आ जाता है, अधिकार आ जाता है टू रिसीव द पेमेंट कि जी हमने कार आपको सेल की है तो हमें अब पेमेंट भी चाहिए। उसी प्रकार से बी के पास एक ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू मेक द पेमेंट। तो हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टीज के पास या तो एक राइट आ रहा है और एक ऑब्लिगेशन आ रही है। इसी प्रकार से ए के पास भी एक ऑब्लिगेशन आ रही है और एक राइट यानी कि एक अधिकार आ रहा है। अब जैसा कि हमने देखा कि ए और बी के बीच यहां पर कुछ एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यदि ये रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती हैं तो इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा टिल द टाइम यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हियर इज मेड बाय द फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट से मेरा कहने का मतलब है कि दोनों पार्टीज ए और बी की यहां पर कंसेंट यानी कि जो मंजूरी है, जो इन दोनों की इच्छा है वह फ्री है। दोनों को किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं की गई है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिटवीन पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट का मतलब है कि दोनों पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सेदारी लेने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, पूरी तरह से सक्षम है। यानी कि ये दोनों पार्टीज माइनर नहीं है। माइनर इन द सेंस जिस पर्सन की एज लेस देन 18 हो, या फिर वन ऑफ देम इज नॉट अ माइनर। दूसरा एग्जाम्पल, यह कोई इंसॉल्वेंट पार्टीज नहीं है। इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट नहीं है। तीसरा पॉइंट, मान लीजिए ये ल्यूनेटिक नहीं है या फिर अनसाउंड माइंड नहीं है। अनसाउंड माइंड यानी कि जिसका दिमाग, जिसके पास सोचने समझने की बुद्धि नहीं है, इस प्रकार के पर्सन नहीं है। बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशन की, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कंसिडरेशन वर्ड को बहुत बार यूज किया जाएगा, तो अभी के लिए समझ लेते हैं कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। जो भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांजैक्शन के बदले कुछ भी वापस देती है तो वह आपकी कंसिडरेशन कहलाती है। इन दिस केस कंसिडरेशन क्या है? ए के लिए कंसिडरेशन है अमाउंट ऑफ मनी, जो पैसा इसे मिलेगा। और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? जो आपके पास कार इन्हें मिलेगी अमाउंट देने पर। सो दैट इज द कंसिडरेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। देखिए, कार यहां पर एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है। कार इज अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं, इन्होंने एग्रीमेंट किया है ड्रग्स का, तो क्या ये इलीगल हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल इलीगल हो जाता है। स्मगलिंग वगैरह का
स्मगलिंग वगैरह का अगर ये एग्रीमेंट करते हैं तो आपका इलीगल हो जाता है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का वह वहां पर लीगल होना चाहिए। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, parties are hereby expressly sorry the agreement is hereby expressly declared to be void। यदि किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट को एक्सप्रेसली यानी कि जब आप पूर्ण रूप से किसी चीज को व्यक्त करते हैं, यानी कि बहुत क्लियरली आपने इस पूरे एग्रीमेंट को पहले ही वॉइड करार दे दिया है। वॉइड यानी कि इनवैलिड, विच इज नॉट वैलिड, वो आपका वॉइड कहलाएगा। सो यदि यह सारी कंडीशंस, ये चार कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो वह एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट की शेप ले लेता है। सबसे पहले हमने बात की इन चार कंडीशंस की जो कि सेक्शन 10 ने प्रोवाइड की हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। एक्ट में जितनी भी कंडीशंस मेंशन की गई हैं यह एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, यानी कि इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होंगी जो कि आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। यानी कि ये कंडीशंस वह हैं जो कि सेक्शन 10 में दी नहीं गई हुई लेकिन फिर भी यह इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे टू पार्टीज। कम से कम एग्रीमेंट होने के लिए मिनिमम टू पार्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। आप एक एग्रीमेंट खुद के साथ कभी नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज कम से कम दो पार्टीज आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देखिए, यदि आप एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप एक सोशल एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं। मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड को कहता हूं कि आज मैं आपको डिनर पर लेके चलता हूं, और मान लीजिए मैं उन्हें डिनर पर नहीं ले गया, तो क्या इन दैट केस मेरे मित्र मुझ पर सू कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं? नहीं, सोशल एग्रीमेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। यानी कि लीगल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो हम दोनों की इच्छा हो, दो पार्टीज ए एंड बी की इच्छा हो कि यदि कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करेगी तो वहां पर लीगल रिलेशनशिप एंटर होने के कारण उसे, उस मैटर को कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तीसरा पॉइंट है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं तो वहां पर आपकी कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी। मान लीजिए आपका एक स्टैम्प पेपर होगा, उस स्टैम्प पेपर पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी, सिग्नेचर्स होंगे, नोटरी सिग्नेचर्स भी होंगे उस पे, तो इस तरह से उसे रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। देयर विल बी सर्टन लीगल फॉर्मेलिटीज जो कि आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। फोर्थ पॉइंट है यहां पर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यानी कि आपके एग्रीमेंट की हर एक सब्जेक्ट मैटर की वहां पर मीनिंग काफी सर्टेन होगी। आप किसी अनसर्टेन चीज के बारे में एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए बी को कहे कि मैं आपको 1 टन ऑफ ऑयल, 1 टन ऑफ ऑयल सप्लाई करूंगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर मीनिंग सर्टेन है? जी नहीं। 1 टन ऑफ ऑयल से मुझे नहीं क्लियर हो रहा है कि यह कौन सा ऑयल है। कैन इट बी पेट्रोल और डीजल और इट्स मस्टर्ड ऑयल और विच ऑयल? यहां पर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है। इन दैट केस यह एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट का शेप नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी एग्रीमेंट आप कर रहे हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी, जो भी सब्जेक्ट मैटर है वह वहां पर पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए कहें मिस्टर बी को कि मिस्टर ए चांद तारे तोड़ के ले आएंगे आसमान से, इन दैट केस दिस बिकम्स इम्पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा कोई एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में एंटर होता है जहां पर जो हमारा परफॉर्मेंस है वह पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, इन दैट केस दैट एग्रीमेंट विल नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, हम एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एग्रीमेंट की शुरुआत कहां से हुई? एग्रीमेंट की शुरुआत हुई एक ऑफर से या फिर एक प्रपोजल से। आई कैन से दैट द ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द मेकिंग ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से पहले ऑफर होना चाहिए, और ऑफर को हम एक प्रपोजल भी कह सकते हैं। और एक वैलिड ऑफर तब कहलाएगा जब वह पार्टी जो ऑफर कर रही है वह अपनी विलिंगनेस जताए, इच्छा जताए टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। टू डू समथिंग कैन ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ एन ऑफर एंड नॉट टू डू समथिंग कैन ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ एन ऑफर।
चलिए इसको आगे समझते हैं। लॉ ने द टर्म ऑफर और प्रपोजल को किस तरह से डिफाइन किया है, तो यहां पर हमारे पास कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा जाहिर करता है टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, या फिर टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, दैट इज he says that he will not do something. So in both the cases it becomes an offer or proposal. क्यों यहां पर ये पर्सन अपनी असेंट दे रहा है? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर। यह ऑफर देने का उसका उद्देश्य है कि वह दूसरे पर्सन की वहां पर असेंट ले सके या फिर मंजूरी ले सके। टू डू सच एक्ट और टू नॉट टू डू सच एक्ट, यानी कि टू डू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस टू डू सम एक्ट, यानी कि किसी काम को करना या फिर किसी काम को ना करना, दोनों ही इस डेफिनेशन में कवर हो जाता है। अब जिस प्रकार से हमने समझा था कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो हमने इस एरिया में कवर किए थे, अब हम समझते हैं कि एसेंशियल ऑफ एन ऑफर और प्रपोजल क्या होते हैं, कब आपका ऑफर और प्रपोजल कंप्लीट कहलाएगा, कौन सी कंडीशंस मीट होने पर। सो फर्स्ट वन इज essentials of a valid proposal are there are three conditions. First one is at least two parties, offerer और ऑफरी, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। आप स्वयं को ऑफर नहीं दे सकते हैं ऑफ कोर्स, तो यहां पर दो पार्टीज की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू पार्टीज ऑफ पार्टीज टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यहां पर एक एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है कुछ काम करने के लिए टू डू समथिंग और कुछ काम नहीं करने के लिए नॉट टू डू समथिंग। थर्ड कंडीशन है विद व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। दूसरे पर्सन की, मान लीजिए ए और बी है, ए कहते हैं बी को ए कहते हैं बी को कि ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड बाय एंड ऑफ 2022। सिर्फ यह स्टेटमेंट कह देना इज नॉट एन ऑफर टू बी। ओके, यहां पर बी की विलिंगनेस, बी की मर्जी जानने की कोई इच्छा नहीं हो रही है। सो ओनली अ स्टेटमेंट दैट ए वांट्स टू गेट मैरिड बाय एंड ऑफ 2022 इज नॉट एन ऑफर। इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जांपल दूं जहां पर ए बी को ऑफर करता है और कहता है कि ही विल गेट मैरिड बाय एंड ऑफ 2022 और इसके साथ में एक और चीज ऐड कर देता है दैट विल यू मैरी मी। विद दिस स्टेटमेंट ही इज ट्राइंग टू ऑब्टेन एन एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ओके, ओनली विद दिस स्टेटमेंट जब यह सवाल पूछा जाता है तब यहां पर दूसरी पार्टी की इच्छा या दूसरी पार्टी की मर्जी जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल किया गया है। सो इन दिस केस दिस बिकम्स अ वैलिड ऑफर फ्रॉम ए टू बी। आई होप द ऑफर एंड प्रपोजल एसेंशियल्स आर क्लियर टिल नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ ऑफर, ऑफर कितने प्रकार से किया जा सकता है, दिया जा सकता है। सो द फर्स्ट वन इज बाय एक्ट। यदि आप एक पर्टिकुलर एक्ट करते हो, यानी कि कुछ वर्ड्स के जरिए या फिर कुछ कंडक्ट ऐसा करते हो, ऐसा बिहेव करते हो, उसे भी ऑफर की कैटेगरी में लिया जाएगा। मान लीजिए आप बस स्टैंड पर खड़े हैं और बस, आप ये रोड पर चल रहे हैं और सामने से जब बस आती है तो आप उसे रुकवाने की कोशिश करते हैं। इन दैट केस आप एक ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं। या तो आप यहां पर एक कंडक्ट के जरिए अपना एक्ट बता रहे हैं या फिर आप अपने वर्ड्स के जरिए व्यक्त करके प्रॉपरली अपना ऑफर सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं। सो दिस कैन बी इन रिटन फॉर्म एज वेल एज इन ओरल फॉर्म, यानी कि आप एक लिख के एक लेटर के जरिए भी अपना ऑफर दे सकते हैं या फिर आप वर्बली भी अपना ऑफर दूसरी पार्टी को कन्वे कर सकते हैं। ये था हमारा एक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा ओमिशन और एब्सटिनेंस, यानी कि कुछ काम करके भी ऑफर दिया जा सकता है और कुछ ना करना भी ऑफर देने की कैटेगरी में ही आता है। मान लीजिए मिस्टर ए मिस्टर बी को कहें आफ्टर एन एक्सीडेंट कि ये लीजिए आप ₹1000 और जो भी आपको लॉस हुआ है उसे कवर कर लीजिए, इसके बदले में आप पुलिस में मेरी कंप्लेन ना करें। इन दैट केस यह एक ओमिशन या फिर एब्सटिनेंस ऑफ एक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। इन दैट केस दिस इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ वैलिड ऑफर। हम यह नहीं डिस्कस करें कि ये लीगल है इलीगल है, ये बातें अलग हैं, बट दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ऑफर किस तरह से दिया जाता है। इट कैन बी बाय एक्ट और इट कैन बी बाय ओमिशन और
एब्स्टिनेंस। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर की तरफ। ऑफर कितने प्रकार के हो सकते हैं? सो इट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज जनरल ऑफर, सेकंड वन इज काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर एंड क्रॉस ऑफर। सो ऑफर्स की कैटेगरी को वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल ऑफर। जनरल ऑफर वह ऑफर है, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट बाय परफॉर्मिंग द डिजायर एक्ट। यानी कि मान लीजिए आपने ऑफर दे दिया एक न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, इस ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है और जो उसमें डिजायर्ड एक्ट है, जो भी काम करने का वो ऑफर है, उसे वो कर सकता है। ये आपका जनरल ऑफर की कैटेगरी में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जनरल ऑफर हमेशा पब्लिक एट लार्ज को ही दिया जाता है, यह किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दिया जाता। दूसरी बात, स्पेसिफिक ऑफर। सो अपोजिट ऑफ जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर यहाँ एक स्पेसिफिक या फिर एसरटेन्ड पर्सन को ही दिया जाता है। मान लीजिए मिस्टर बी को कुछ काम करने के लिए या फिर कुछ काम ना करने के लिए ऑफर देते हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। चलिए थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइप ऑफ ऑफर इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है? टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर एट द सेम टाइम, इट्स नॉट बाइंडिंग। क्रॉस ऑफर के केस में क्या हुआ? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मान लीजिए एक लेटर भेजा और वहां पर अपना एक ऑफर इनको भेज दिया। बी को नहीं पता है कि ए ने इस टाइप से इनको एक ऑफर दिया है। इन द कॉन्ट्ररी बी क्या करते हैं? बी भी मान लीजिए ए के पास एक लेटर भेज देते हैं या फिर फोन करके अपना कुछ ऑफर बी को दे देते हैं। यानी कि दोनों साइड से ऑफर्स का फ्लो है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। आने वाले केस स्टडीज में हम इनको डिटेल में समझेंगे एग्जांपल्स के साथ, और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काउंटर ऑफर क्या होता है। काउंटर ऑफर के केस में जब मिस्टर ए मिस्टर बी को एक ऑफर देते हैं कि यह हमारी एक्स वाई जी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हमें एक ऑफर देते हैं आपको, मिस्टर बी इस ऑफर की एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे देते हैं। यानी कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब है कि विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस इस ऑफर को वापस ए को दे दिया जाता है। सो इन केस ऑफ काउंटर ऑफर क्या होता है? मान लीजिए ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने ए का ऑफर एक्सेप्ट एज इट इज नहीं किया, और यहां पर इन्होंने बी ने एक और ऑफर दे दिया ए को। यानी कि यहां पर एक काउंटर ऑफर की सिचुएशन हो गई है। काउंटर ऑफर की सिचुएशन में जो पहले जो ऑफर दिया गया था उसे कैंसिल मान लिया जाता है। यानी कि जो पहला ऑफर आया था ए को बी की तरफ से, उसका कैंसिलेशन हो गया है और अब जो ऑफर वैलिड है वह है फ्रॉम बी टू ए। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफर की बात करते हैं, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर और ओपन ऑफर। एन ऑफर ऑफ कंटिन्यूअस नेचर which remains open for acceptance over a period of time। ऐसा ऑफर जो कि एक लंबे समय तक ओपन है, उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। और मान लीजिए यह ऑफर आपका 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने तक के लंबे ड्यूरेशन तक के लिए ओपन है, इसे जो पर्सन चाहे वो एक्सेप्ट कर सकता है इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। सो दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर और ओपन ऑफर। चलिए अब तक हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर एसरटेन करने की कोशिश की है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है। इसके बाद हम अगले सेशन में सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज, और जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यह केस लॉज ही काफी इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आएगी। ओके, ऑल राइट देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।